नमस्कार दोस्तों। आज हमारी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सेकंड क्लास है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का कारण क्या होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? सडन चेंज इन फिजिकल बॉडी। सडन चेंज होता है मतलब अचानक से। परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हम बोलते हैं। म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी? तो वो ह्यूगो डी बरीज ने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी। इसमें हमसे पूछा गया तो म्यूटेशन का कारण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा क्रोमोसोम में परिवर्तन, दूसरा है जीन में परिवर्तन, तीसरा है डीएनए में परिवर्तन और चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। और वो आंसर क्यों होगा? क्योंकि क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये है हमारा मान लो डीएनए है। ये क्या है? डीएनए है। तो क्रोमोसोम क्या है? एक डीएनए का भाग है। और जीन क्या होते हैं? जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए पर ही जीन पाए जाते हैं। और डीएनए में परिवर्तन मतलब म्यूटेशन जो है ना, कुल मिलाकर डीएनए में ही परिवर्तन होता है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ना, ये दोनों डीएनए के भाग है। और तीसरा है डीएनए में परिवर्तन। तो म्यूटेशन में क्या होता है? हमारे डीएनए में परिवर्तन हो जाता है। म्यूटेशन का कारण क्या है? डीएनए में परिवर्तन। तो जीन और क्रोमोसोम इन सब में साथ में परिवर्तन हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी किस चीज का अध्ययन है? तो पक्षियों का अध्ययन तो हो नहीं सकता। पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन क्या होता है हमारा? ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन, प्राइमेट्स का अध्ययन और जीवाश्म का अध्ययन। तो पैलियोंटोलॉजी जो होता है वो होता है जीवाश्म का अध्ययन। अब जीवाश्म क्या होते हैं भाई? पहले पुराने समय पे जो भी फोसिल्स वगैरह मिलते हैं, मतलब हजारों करोड़ों साल पहले अगर कोई जीव है, अगर वो मर गया है तो उसका क्या होगा? उसकी बॉडी डिकम्पोज होके जमीन में सालों तक पड़ी रहती है। तो हमें क्या होते हैं? हजारों साल बाद उसके फोसिल्स या फिर जीवाश्म मिलते हैं। जैसे डायनासोर अभी नहीं पाए जाते, लेकिन डायनासोर के जीवाश्म हमें अभी भी देखने मिलते हैं। कई जगह खुदाई होती है तो डायनासोर के जीवाश्म हमें देखने मिल जाते हैं। तो उनका अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? अब भाई पूछा गया है हमसे डायनासोरों का सुनहरा काल, मतलब उस समय पे डायनासोर की ग्रोथ सबसे ज्यादा थी। मतलब वो युग कौन सा था जहां पे डायनासोर सबसे ज्यादा थे? ऑप्शन है हमारे सीनोजोइक काल, पेलियोजोइक काल और आर्कियोजोइक काल और मीजोजोइक काल। तो डायनासोर जो थे ना, वो थे मीजोजोइक काल में सबसे ज्यादा थे। मतलब पृथ्वी की जब ग्रोथ हुई ना, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ी, तो एक काल आया था, उसको हम बोलते हैं समय काल। मतलब क्या होता है? समय काल मतलब क्या होता है? समय। तो मीजोजोइक एक समय था, वहां पे क्या था? डायनासोरों का सुनहरा समय था। उस समय पे डायनासोर सबसे ज्यादा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प से हुई? क्वेश्चन है हमारा, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प से हुई? अब बहुत सारे कल्प आए, प्री कैम्बियम, मीजोजोइक। मीजोजोइक के बाद आया अपना प्रीटीरोजोइक और सीनोजोइक। तो हमसे पूछा गया है कि जीवन की उत्पत्ति, अब पहले क्या हुआ था? जब पृथ्वी आई, तो पृथ्वी आने के साथ साथ क्या हुआ? पृथ्वी पर बहुत ज्यादा उस समय पे आग थी। उस समय पे क्या थी? आग बहुत ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे आग ठंडी हुई। आग होने के बाद पेड़ पौधों की ग्रोथ हुई। और उसके बाद फिर इंसानों की उत्पत्ति हुई, वो भी जल के द्वारा हुई। जीवन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो प्री कैम्बियन जो है ना, महाकल्प जो है, वहां से जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हम मानते हैं। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। अब हमसे पूछा गया है कि आधुनिक मानव जो अभी जो इंसान है, इसके पूर्वज कैसे थे?
तो क्या है, अभी जो इंसान है वो कैसा है, होमोसेपियंस है। तो इनके पूर्वज कैसे थे? ऑप्शन है जावा मानव, पिकिंग मानव, क्रोबेगनोन मानव और निएंडरथल मानव। तो इसमें जो आधुनिक मानव के जो पूर्वज माने जाते हैं वो है क्रोमेगनोन। क्या है? क्रोमेगनोन मानव जो है ना वो आधुनिक मानव के पूर्वज हम मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव की उत्पत्ति किस युग से मानी जाती है? कौन से युग से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है? ऑप्शन है हमारे प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन। ये मायोसीन अकेला है, ये यहाँ पे मायोसीन है बस, मायोसीन और ओलिगोसीन। तो हमारा आंसर क्या है? प्लायोसीन। प्लायोसीन से मानव की उत्पत्ति मानी जाती। प्लायोसीन एक युग था जहां से क्या था, मानव की उत्पत्ति हम मानते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? तो अभी हमने पढ़ा था कि आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे, तो क्रोमेगनोन मानव जो थे वो आधुनिक मानव के पूर्वज हम मानते हैं। तो यहाँ भी जो है ना, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो किसने की थी? तो क्रोमेगनोन मानव ने क्या की थी? पत्थरों पर चित्रकारी की थी, जिसके साक्ष्य अभी भी हमें देखने मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था? अब बहुत पहले जब आदि मानव थे तो उन्हें पता नहीं था कि आग कैसी होती है, आग कैसी होती है। क्रोमेगनोन मानव अभी हम देख चुके हैं कैसे थे हमारे आधुनिक जो मानव है ना उसके पूर्वज, आधुनिक मानव के पूर्वज कैसे हैं? क्रोमेगनोन मानव है। और हमसे पूछा गया है कि बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का उपयोग किसने किया था? तो वो जावा मानव ने किया था। किसने किया था? जावा मानव ने सर्वप्रथम अग्नि का उपयोग किया था। अब पूछा गया है, मानव विकास या एवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ? मतलब मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? मानव की उत्पत्ति सबसे पहला इंसान पूरी पृथ्वी पे कहाँ पे रहा होगा? पृथ्वी भाई, यह है पृथ्वी। अब पृथ्वी पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है ना मानव कहाँ पे रहा होगा, तो वो पुराने साक्ष्य के आधार पे हमें मिलता है मध्य एशिया में। मतलब मानव विकास एवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ था? तो मध्य एशिया में। कहाँ हुआ था? मध्य एशिया में जो है ना मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य मिलते हैं। मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य हमें मध्य एशिया में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? ऑप्शन है हमारे ओरेंगुटाटा, ओरेंगुटान, ओरेंगुटान ये एक बंदर की प्रजाति होती है ओरेंगुटान। फिर है गोरिल्ला, गिब्बन और सिनेंथ्रोपस। ये सारी एक बंदर की साथी की प्रजातियां हैं। तो इंसानों के जो सबसे निकटतम संबंधी है वो है गोरिल्ला। ये क्या होता है? इंसानों के जैसा दिखता है और थोड़ी सी सोचने समझने की क्षमता इसमें होती है, और ये इंसानों के सबसे निकटतम संबंधी माना जाता है। गोरिल्ला क्या होता है? एक प्रकार का बंदर होता है जो कि थोड़ा बहुत इंसानों जैसा समझदार होता है। इनकी ये भी एक समाज, एक ग्रुप में रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? एक समाज में, जैसे इंसान ग्रुप में रहते हैं, फैमिली रहती है, तो वैसे ही गोरिल्ला कैसे होते हैं? फैमिली के साथ रहते हैं और ग्रुप में रहते हैं, तो थोड़े से सामाजिक भी होते हैं। तो सबसे निकटतम संबंधी है गोरिल्ला। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? मतलब हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह से ब्लड ही होता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। तो कॉपर है, कॉपर तो ब्लड में होता ही नहीं है। कॉपर हम कहाँ देखने मिलते हैं? कॉपर हमें देखने मिलता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में, पौधों में जो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। पौधों में हरा रंग जो है ना क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल का बहुत ही इंपोर्टेंट तत्व होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर होता है। आयरन क्या होता है भाई? हम देखते हैं ना ब्लड में आयरन की कमी है, मतलब खून की कमी है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। तो कौन सी धातु होती है हीमोग्लोबिन में? आयरन पाई जाती है। अगला है अपना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल में पाया जाता है। जिंक, तो
जिंक भी पौधों के लिए भी जरूरी होता है और इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन धातु होती है। गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम कैसा होता है? अब भाई ये गुणसूत्र है, ये हमने मान लिया एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम है, जनरली क्रोमोसोम इस टाइप के होते हैं। तो क्रोमोसोम पर जीन की उपस्थिति का क्रम कैसा होता है? गोलाकार शेप में होते हैं, कुंडलीकार शेप में होते हैं या रेखाकार शेप में होते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गुणसूत्र जो है ना, क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? रेखाकार या लीनियर, मतलब ये एक रेखा में होते हैं, एक लाइन में होते हैं। गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक लाइन में होते हैं, लीनियर पोजीशन में रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? सी है, जो कि रेखाकार या लीनियर अवस्था में होते हैं। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो ए बी क्या होता है? ए बी को हम बोलते हैं सर्वग्राही। ए बी को हम क्या बोलते हैं? सर्वग्राही, मतलब ये सभी प्रकार के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम ए बी ब्लड जो है ना किसी को देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना तो ए वाले को एक्सेप्ट होता, क्योंकि इसमें बी एंटीजन होता है। क्या होता है? बी पाया जाता है ना, तो ए इसमें एंटीजन पाया जाता है, मतलब बी ब्लड ग्रुप जो है ना उस पे क्या होता है? ए एंटीजन होता है। तो हम यहाँ पे ए वाले को नहीं दे सकते, ए बी वाले को हम दे सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है? केवल और केवल ए बी को दे सकता है। लेकिन ये सर्वग्राही होता है, ये किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है ना ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा, बी ब्लड को भी एक्सेप्ट कर लेगा, फिर इसके अलावा ओ को भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो मतलब सभी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट ये कर सकता है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप इनमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना ए ना बी और ना ही ओ। तो ए बी ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति केवल ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को ही ब्लड दे सकते हैं। निम्नलिखित में से लिंग सहलग्न सेक्स लिंक रोग कौन सा है? लिंग सहलग्न मतलब लिंकेज की जो है ना प्रणाली ऐसी होती है, मतलब एक लिंकेज होता है जिसमें क्या होते हैं? जीन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं और जुड़े हुए चले जाते हैं। मतलब उसमें क्या होता है? जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जुड़े हुए पहुंच जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि सेक्स लिंक या लिंग सहलग्न रोग कौन सा है? ऑप्शन में हमारा क्षय रोग, धनुजांगता, वर्णांधता और निकट दृष्टिता। तो क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग मतलब होता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कैसे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जेनेटिक जाता है, लेकिन सेक्स लिंक के जरिए नहीं जाता है। धनुजांगता भी नहीं जाता है। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिंकेज के थ्रू चली जाती है। और निकट दृष्टि दोष तो आपको पता ही है, ये तो बहुत बाद में होता है। निकट दृष्टि दोष आंखों की एक कमजोरी है, लेकिन ये पीढ़ी से अगली पीढ़ी में नहीं जाती। एंटीजन है। अब एंटीजन क्या होता है भाई? ऑप्शन है हमारे एंटीबॉडी की विपरीत होता है एंटीजन, एंटीबॉडी का अवशेष होता है, या एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होता है, एंटीबॉडी का फल होता है। तो ये क्या होता है? ये एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक का काम करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी को डेवलप करने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है। क्या? एंटीजन। एंटीजन क्या करता है? एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। अगर एंटीजन होगा तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? ऑप्शन है टॉन्सिल, यकृत मतलब लीवर, किडनी या फिर लसिका ऊतक। इसमें हमारा टॉन्सिल तो हो नहीं सकता, टॉन्सिल तो यहाँ पे पाए जाते हैं गले के आसपास। लीवर को हम क्या बोलते हैं? रोगाणुओं का विनाशकर्ता हम बोलते हैं। लीवर को हम क्या बोलते हैं? रोगाणुओं का विनाशकर्ता, क्योंकि लीवर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, वहां से ऐसे रसायन निकलते हैं जहां से क्या होता है? बहुत सारे रोगाणुओं को
खत्म कर देता है। किडनी क्या करती है? किडनी तो सीधा साधा काम करती है फिल्ट्रेशन का। अगर कुछ भी अननेसेसरी कुछ लिक्विड आएगा तो उसको फिल्टर करके बाहर फेंकने का काम करती है किडनी। लेकिन लीवर से कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं जो कि रोगाणुओं को खत्म कर देते हैं, तो इसको पुलिस रक्षक भी हम कहते हैं। कोई बाहर से कोई भी जीवाणु आएगा तो लीवर के एंजाइम उसको खत्म कर देंगे। हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया किस तरह का रोग है? ऑप्शन है हमारे अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है, कैल्शियम की कमी से होता है और रुधिर की कमी से होता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है। तो हीमोफीलिया जो रोग है वो एक अनुवांशिकी के साथ जाता है, अनुवांशिकी या लिंग संलग्न के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हीमोफीलिया रोग चला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? हम देखते हैं कि अगर पिता क्या है? ए रुधिर वर्ग का है, माता बी रुधिर वर्ग की है, तो संतानों में कौन कौन सा रुधिर वर्ग हो सकता है? तो ए में क्या होगा? बी एंटीजन होगा, बी में क्या होगा? ए एंटीजन होगा, और ओ में तो क्या होता है? एंटीजन होता ही नहीं, इसमें एंटीजन नहीं होता है। तो अगर पिताजी ए ब्लड ग्रुप के हैं और माता बी ब्लड ग्रुप की है तो वो ए भी हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, क्योंकि ओ में क्या होता है? एंटीजन नहीं होते हैं। तो ये चारों हमारे ऑप्शन सही हैं। अगर पिता ए ब्लड ग्रुप के हैं, माता बी ब्लड ग्रुप की है, तो ये चारों ब्लड ग्रुप हमें देखने मिल सकते हैं। सर्वात्रिक रुधिर दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर। अभी हमने देखा था कि रुधिर का ग्राही कौन सा था, मतलब यूनिवर्सल डोनर भी होता है। डोनर कौन सा है यूनिवर्सल डोनर? ऑप्शन है हमारे ए बी बी और ओ। तो ए तो यूनिवर्सल डोनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए केवल ए को ब्लड दे सकता है या ए बी को दे सकता है। बी किसको दे सकता है? या तो बी को देगा या फिर ए बी को दे सकता है। बी किसको दे सकता है? या तो बी को देगा, नहीं, ए बी केवल ए बी को दे। ये ए बी है तो ए बी केवल ए बी को ही ब्लड दे सकता है, और बी किसको दे सकता है? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। लेकिन वो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है, मतलब इसको हम यूनिवर्सल डोनर हम बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर हम इसको बोलते हैं, मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप में ये एक्सेप्ट हो जाता है। ओ किसको ब्लड दे सकता है? तो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और ओ को तो दे ही सकता है। तो ए क्या है? सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और ये कैसा होता है? ए बी यूनिवर्सल ग्राही, ये सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है। ए को भी एक्सेप्ट करेगा, बी को भी करेगा, ए बी को भी करेगा और ओ को तो कर ही लेता है। आर एच कारक, आर एच फैक्टर क्या होता है? भाई आर एच फैक्टर क्या होता है? जब हम ब्लड ग्रुप की जांच कर रहे थे कि ब्लड, हमने देखा कि भाई ए है, बी ब्लड ग्रुप है, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप है, या फिर ओ ब्लड ग्रुप है, तब तक हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तब तक हमें ये पता था कि बस ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तब तक हमें ये पता नहीं था कि ए पॉजिटिव भी होता है और ए नेगेटिव भी होता है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी होता है और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी होता है। तो साइंटिस्ट ने और खोज की, तो एक बंदर के ब्लड को टेस्ट किया और उन्हें पता चला कि एक आरएच फैक्टर नाम की कोई चीज होती है, मतलब ब्लड सेल के ऊपर कोई आरएच फैक्टर पाया जाता है। तो जहां ये आरएच फैक्टर पाया जाता है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या है? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर ये ब्लड ग्रुप ए है और इसके ऊपर इस टाइप के फैक्टर्स पाए जा रहे हैं, आरएच फैक्टर, तो वो कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वो हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं कि मान लो ओ ब्लड ग्रुप है और उसके ऊपर इस टाइप की कुछ भी ऐसा नहीं है, इस टाइप से कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या होता है? आरएच फैक्टर जरूरी होता है। आरएच फैक्टर के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? वो दो साइंटिस्ट थे,
वो दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या, लैंडस्टीनर एवं बीनर। लैंडस्टीनर एवं बीनर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी और बंदर के ब्लड में की थी। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं? तो ये बात हो रही है समसूत्री विभाजन की। ये क्या हो रही है? समसूत्री विभाजन की बात हो रही है। जब समसूत्री विभाजन मतलब क्या होता है, एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनती है। एक मदर सेल होती है, इसको हम बोलते हैं मदर सेल, और इनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। इनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बन रही है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या समान है। यहाँ पे 20 गुणसूत्र है तो यहाँ भी 20 होंगे, तो उसको हम बोलते हैं समसूत्री। मतलब समान गुणसूत्र होते हैं, उसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तो ये क्या है, समसूत्री विभाजन है। तो समसूत्री विभाजन में हमसे पूछना चाह रहा है कि किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें चार स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज। तो एनाफेज इसके पहले होती है, एनाफेज, फिर आता है लास्ट में टीलोफेज। तो सबसे पहले आता है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, थोड़े से छोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, थोड़े छोटे और मोटे हो जाते हैं, और केंद्रिका जहां पे होती है वो गायब हो जाती है। फिर दूसरी स्टेज आती है कौन सी, मेटाफेज स्टेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र एक प्लेट का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र एक लाइन में आ जाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट हम इसको बोलते हैं। तीसरी आती है एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, गुणसूत्र जो पट्टी में थे वो कुछ गुणसूत्र ऊपर चले जाते हैं, कुछ गुणसूत्र टूट के नीचे आ जाते हैं। तो वो कैसी होती है, हमारी एनाफेज स्टेज होती है। तो इसी में हमसे पूछा गया है कि समसूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो एनाफेज अवस्था में विपरीत ध्रुवों की ओर ये गति करने लगते हैं। और टीलोफेज अवस्था में क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, मतलब अलग होने की स्टेज आ जाती है। यहाँ पे ये सेपरेट होते हैं, ये गुणसूत्र सेपरेट हो जाते हैं। तो आंसर है हमारा एनाफेज स्टेज, जिसमें गुणसूत्र कैसे विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, पहुंच जाते हैं। वृद्धि वलय या ग्रोथ रिंग किस क्रिया से बनते हैं? तो किस क्रिया से बनते हैं भाई, किस क्रिया, मतलब ये बनते हैं कुल मिला के कैम्बियम की वजह से। किससे बनते हैं, कैम्बियम की वजह से बनते हैं। अब वृद्धि वलय क्या होते हैं, वृद्धि वलय हमें नहीं पता क्या होते हैं। तो जब हम, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जंगलों में, बहुत ही मोटे मोटे पेड़ होते हैं, अगर उन्हें आरी से हम बीच से काटते हैं ना, अगर बीच से काटा तो ये मान लो उसका ये ऐसा तना हमें देखने मिलता है, मतलब एक गोलाई में हमने उसको काट दिया, तो ये उसका ये तना है, ये ऊपर से हमें ये गोल दिख रहा है। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारा तना, ये आड़ा पड़ा हुआ है, ये इस टाइप से, ये हमने इसको काट दिया। तो यहाँ पे हमें जब हम आरी से काटते हैं तो ऐसे राउंड दिखते हैं, ऐसे एक राउंड हमें दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। तो वो राउंड को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही वृद्धि वलय बोला जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वृद्धि वलय हम बोलते हैं। मतलब पेड़ जितना पुराना होगा ना, ये रिंग्स उतने ही होंगे। तो ये रिंग्स किसको दर्शाते हैं, ईयर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, ईयर को दर्शाते हैं। और ये कैम्बियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कैम्बियम की वजह से होता है। और फ्लोएम क्या काम करता है, तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन का काम करता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन, मतलब यहाँ जड़ से लेके ऊपर पत्ती के कोने तक भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है। तो जाइलम क्या करता है, ये जल व खनिज लवण का परिवहन करता है। खनिज लवण का परिवहन, तो जाइलम क्या करता है, खनिज लवण का परिवहन का काम करता है। जाइलम और फ्लोएम, तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, कैम्बियम इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक या बेस्ट इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर बाइक में होते हैं इंडिकेटर, तो वो किस लिए होते हैं, पीछे वाले को बताने के लिए कि हम, अगर हम
लेफ्ट इंडिकेटर जलाते हैं तो हम लेफ्ट साइड मुड़ने वाले हैं, राइट जलाते हैं तो हम राइट साइड मुड़ने वाले हैं। मतलब इंडिकेटर क्या करते हैं, सूचक का काम करते हैं, एक सूचना देते हैं, सूचना का काम करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं। ऑप्शन हमारे पास है वायु प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, जल प्रदूषण के और ध्वनि प्रदूषण के। तो लाइकेंस जो है ना सबसे अच्छे सूचक होते हैं हमारे वायु प्रदूषण के। किसके सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। अगर वायु प्रदूषण होता है तो लाइकेंस में हम सबसे पहले देख सकते हैं, क्योंकि इनमें सबसे पहले चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। जैसे मक्का होती है ना, मक्का तो मक्का किसकी सूचक होती है, मक्का होती है जल की कमी की सूचक, मतलब जल की सूचक बोल सकते हैं। अगर जमीन में पानी की कमी होगी तो मक्का सबसे पहले सूखने लगेगी। वो सब बहुत सारी फसलें लगी हुई हैं और अगर मक्का लगी हुई है तो वो सबसे पहले उस पर इफेक्ट हमें देखने मिलेगा। तो वायु प्रदूषण के सूचक कौन से होते हैं, लाइकेंस अच्छे सूचक माने जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, ये इसका ये जो है ना ये है जैव भू रासायनिक चक्र। सही है, ये सही लिखा हुआ है जैव भू रासायनिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इसमें हमारा आएगा जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में जो है ना तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये है जहां पे सबसे ज्यादा संतरे उगाए जाते हैं, तो वो है नागपुर। नागपुर में सबसे ज्यादा क्या उगाए जाते हैं, संतरे उगाए जाते हैं। सबसे अच्छे संतरे हमें कहाँ मिलते हैं, नागपुर में देखने को मिलते हैं। इसका रिसर्च सेंटर भी नागपुर में ही है और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान भी कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक या पोल्यूटेंट कौन सा है। हमसे पूछा गया है अजैविक। अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है। तो बैक्टीरिया में तो जीवन होता है, बैक्टीरिया तो मल्टीप्लिकेशन भी करता है और ये जीवित जीव है, तो ये अजैविक तो हो ही नहीं सकता, नॉन बायोटिक नहीं हो सकता। आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या है, एक अम्ल होता है, एसिड होता है। तो ये कैसा है, एक नॉन बायोटिक है। नॉन बायोटिक मतलब इसमें जीवन नहीं होता है और जो हमारा आंसर सही है। आर्सेनिक क्या है, एक नॉन बायोटिक तत्व है जो कि भूमिगत जल को दूषित करने का काम करता है। शैवाल क्या होते हैं, तो शैवाल भी बायोटिक होते हैं और विषाणु भी बायोटिक होते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, नॉन बायोटिक पूछा गया है। हम सीधा देख के नहीं लगाएंगे कि भूमिगत जल में दूषित करने वाले कारक कैसे, तो बैक्टीरिया भी है, वो तो शैवाल भी है, विषाणु भी। लेकिन हमसे पूछा गया है नॉन बायोटिक। नॉन बायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो ये आर्सेनिक ऐसा तत्व है जिसमें जीवन नहीं होता है, बाकी सब जीवित जीव है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, भाई सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, जहां पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, सबसे ज्यादा जंगल होगा, वहीं पे सबसे ज्यादा जानवर और वनस्पति वहां पे पाई जाती है। तो ऑप्शन है हमारे उष्ण कटिबंधी वर्षावन, शीतोष्ण कटिबंधी वनों में, शंकुधारी वनों में और उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो हमारा जो सही आंसर है ना वो है उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में। उष्ण कटिबंधी वर्षा वन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कैसी होती है, हमेशा वर्षा होती रहती है और पेड़ पौधे हरे भरे बने रहते हैं। तो सबसे ज्यादा पेड़ों की जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी यहीं पे पाई जाती है। जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहां पे सबसे ज्यादा जानवर भी होंगे, तो जानवर होंगे तो उनकी विविधता भी होगी और पेड़ पौधों की विविधता भी ज्यादा होगी। जैसे हम देखते हैं कि बारिश में क्या होता है, हर जगह पौधे उगने लगते हैं। जो पौधे हमें पूरी साल देखने नहीं मिलते, वो जैसे ही बारिश होती है और नए पौधे उगाते हैं और यहाँ तो परमानेंट बारिश होती है। तो बहुत तरह तरह की जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को हम क्या कहते हैं, आवश्यक न्यूनतम भूमि को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय
पदछाप इसको हम बोलते हैं। तो ये एक डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है। भारत का डीएनए अंगुली छाप केंद्र स्थित है। ये अंगुली छाप से मतलब है हमारा फिंगर प्रिंटिंग से। किससे मतलब है ये हमारा? फिंगर प्रिंटिंग के वाले हमसे ये पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? फिंगर प्रिंटिंग के बारे में हमसे पूछना चाह रहा है। तो भारत का जो है ना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में भारत का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र स्थित है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। अगर हम कोई खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्व मतलब किसी भी चीज को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको अधिक समय तक रखना। जैसे हम नींबू को नहीं रख सकते ज्यादा दिन तक, नींबू को हम एक हफ्ते से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो हम उसका क्या करते हैं? अचार डाल लेते हैं। क्या करते हैं? हम उसका अचार डाल लेते हैं। तो वो क्या है? एक परिरक्षण है। जैसे हम टमाटर को नहीं रख सकते, तो टमाटर का हम क्या करते हैं? सॉस बना देते हैं। सॉस बना देते हैं, सॉस को हम ज्यादा देर तक स्टोर कर पाते हैं, तो वो क्या है? एक परिरक्षण है। तो परिरक्षण के लिए केमिकल कौन सा यूज किया जाता है? हमसे पूछा गया है। कास्टिक सोडा ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। तो हमारा सही आंसर जो है वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट या एक और होता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जिसका हम यूज करते हैं। तो सोडियम बेंजोएट का इसमें यूज करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये खाने वाला सोडा होता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये तो सबको ही पता होगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। और फलों का, इसको हम क्या बोलते हैं? फलों का राजा भी हम बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा केला। केले का पता है भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन मतलब भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला फल है। कुल मिला के ये कौन सा है? सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल कौन सा है? केला। दूसरे नंबर पे आता है आम। सेब और संतरा तो है ही नहीं, तो फलों का राजा भी आम है और राष्ट्रीय फल भी हमारा आम है। स्फिग्नोमेनोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? हमसे पूछा गया है स्फिग्नोमेनोमीटर। ऑप्शन है रक्तदाब, जलदाब, वायुमंडलीय दाब और वायवीय दाब। ये दोनों सेम ऑप्शन है। तो स्फिग्नोमेनोमीटर जो है ना वो रक्तदाब को मापने का काम करता है। क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर हम इससे चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। ये एक नॉर्मल रेंज। क्या है? एक नॉर्मल रेंज। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर। किसका? बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? हमसे पूछा गया है कार्बनिक जैव उर्वरक। ऑप्शन है हमारे यूरिया, फॉस्फोरस, वर्मी कंपोस्ट। ये क्या है? ये वर्मी कंपोस्ट। ये है वर्मी कंपोस्ट और पोटाश। तो यूरिया कैसा है? ऑर्गेनिक तो है, कार्बनिक है, कार्बन होता है, लेकिन ये जैव उर्वरक नहीं है। क्या नहीं है? ये जैव उर्वरक नहीं। क्या नहीं है? ये जैव उर्वरक नहीं है। फास्फोरस क्या है? एक जरूरी तत्व होता है जो कि हम पौधे को देते हैं। और वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या है? हमारा जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जीवित चीजों से हमें प्राप्त हो रहा है। वर्म मतलब क्या होता है? इसमें वर्मी मतलब इसमें हम केचुए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हम केचुआ का यूज करते हैं, जिससे ये क्या करता है? सड़ी गली चीजों को खाता है और खाद बनाता है। तो ये क्या होता है? कार्बनिक जैव उर्वरक क्या है हमारा? वर्मी कंपोस्ट है। पोटाश भी एक जरूरी एक तत्व है जो पौधों को जरूरी होता है। तो पौधों के लिए मेजर जरूरी तत्व होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन जो कि यूरिया से बनता है, फास्फोरस डीएपी देते हैं, पोटाश पोटासिक फर्टिलाइजर के थ्रू हम देते हैं। रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। रक्त का थक्का इसमें हमने कल भी पढ़ा था। तो विटामिन के जो है ना,
रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है, बहुत ही जरूरी विटामिन ये है, जिससे क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। विटामिन बी किस लिए यूज होता है? ये पाचन क्रिया को सही करता है। क्या करता है ये? पाचन क्रिया को सही करता है, और छाले वाले इसकी कमी से ही होते हैं। विटामिन डी ये क्या है, हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन सी ये कहाँ से मिलता है? ये हमें खट्टे फलों से मिलता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर और सिल्वीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या होता है? यही होता है मधुमक्खियों का पालन। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खियों का पालन या फिर उनके प्रजनन और प्रबंधन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है रेशम कीट का प्रबंधन। रेशम कीट का प्रबंधन। रेशम कीट का प्रबंधन क्या होता है? सेरीकल्चर होता है। पिसीकल्चर क्या होता है? ये होता है मछली उत्पादन से संबंधित। किससे? मछली उत्पादन से संबंधित होता है पिसीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर क्या होता है? ये होता है वनों का मैनेजमेंट या फिर लकड़ियों का उत्पादन, टिम्बर हम जिसको बोलते हैं। तो सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनों का प्रबंधन को भी हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं, पेड़ों के प्रबंधन को भी सिल्वीकल्चर, और लकड़ी का जो उत्पादन है उसको भी हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर होता है? निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो लौह तत्व, लौह मतलब क्या है? आयरन। आयरन कहाँ देखा था हमने? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। आयरन की कमी होती है तो हम क्या खाते हैं? पालक को खाते हैं। लेकिन इसमें तो पालक है ही नहीं, ऑप्शन में पालक है ही नहीं। ऑप्शन में क्या है? गेहूं, सेब, दालें और संतरा। तो गेहूं से हमें क्या मिलता है? गेहूं से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कुछ मात्रा में प्रोटीन मिलता है। सेब से क्या मिलता है? सेब में क्या होते हैं? कुछ विटामिन होते हैं और आयरन भी सेब में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? सेब है। दालों से हमें क्या मिलता है? तो दालों से हमें मिलता है प्रोटीन। दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और संतरा से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी हमें संतरा से भरपूर मात्रा में मिलता है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक। दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और दूसरे क्रिक। मतलब हमारा आंसर कौन सा है? ए और बी दोनों। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कैसा होता है? इस टाइप से होता है डबल हेलिक्स मॉडल। ये इस टाइप से डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जो कि हम टीवी में और हर जगह किताबों में हम देखते हैं। तो इस मॉडल की खोज किसने की थी? दो साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक ने की थी। तो इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसकी खोज के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या। प्रकोष्ठ मतलब मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ, मतलब रूम टाइप के कैसे पाए जाते हैं? तो मानव हृदय जो है वो मान लो ये है, इसमें कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय जिसको हम बोलते हैं। तो क्या है हमारा आंसर? 4 आंसर हमारा सही है। तो मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। आंत्र ज्वर या टाइफाइड का कारण क्या होता है? भाई टाइफाइड किसकी वजह से होता है? टाइफाइड होता है दूषित पानी की वजह से। दूषित पानी में हमारी बॉडी में क्या क्या चले जाते हैं? ऑप्शन देखो पहले, विषाणु, परजीवी, जीवाणु या फफूंद। जब गंदा पानी या गंदा खाना हम खाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है जीवाणुओं की। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे हमें क्या होता है? टाइफाइड होता है, जिसको आंत्र ज्वर हम बोलते हैं। आंत्र ज्वर किससे होता है? तो जीवाणुओं से होता है, या दूषित भोजन खाते हैं उसमें जीवाणु पाए जाते हैं तो टाइफाइड हो जाता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ, कल हम ये पढ़ रहे थे कल की क्लास में। तो हमारे सबसे मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है एनिमल। एनामिल जो है ना वो पाया जाता है हमारे दांतों में। दांतों में पाया जाता है दंत बल्क जिसको हम बोलते हैं। तो एनामिल जो है ना सबसे कठोर पदार्थ होता है। उपास्थि कैसी होती है?
एक नरम हड्डी को ही हम उपास्थि बोलते हैं। हड्डी मांसपेशी तो ये सब थोड़ी सी कमजोर होती है, लेकिन ये जो पदार्थ है ये सबसे मजबूत पदार्थ पाया जाता है। और इसको मजबूती प्रदान कौन करता है दांतों को, इसको तो फ्लोरीन करता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? अभी हम थोड़ी देर पहले ही देख रहे हैं, तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। तो होमो उसमें क्या है? प्रजाति है, और सेपियंस क्या है? जाति है। तो मानव की जो प्रजाति है वो कैसी है? होमो सेपियंस प्रजाति से इंसान आता है। तो हमारा आंसर ए, हमारा आंसर सही है। मेंजीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? तो मेंजीफेरा इंडिका फलों का राजा जो होता है, इसको हम बोलते हैं आम। आम क्या होता है? इसको हम बॉटनिकल नेम इसका क्या है? मेंजीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम। इसको फलों का राजा भी बोलते हैं। इसको हम बाथरूम फल भी बोलते हैं। कभी एग्जाम में आ चुका है, मैंने देखा था कि बाथरूम फल भी इसको हम बोल देते हैं। सेलुलोजी, ये सेल्यूलोज से संबंधित है। सेलुलोजी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोजी भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पशु, फंजाई, बैक्टीरिया या पौधे। तो सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो पौधों में पाया जाता है। पशुओं में सेल्यूलोज मतलब भित्ति ही नहीं पाई जाती। पशुओं में या इंसानों में क्या होता है? भित्ति ही नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे तो सेल्यूलोज की भित्ति होगी ही नहीं। फंजाई में भी सेल्यूलोज की भित्ति नहीं होती, बैक्टीरिया में भी नहीं होती। तो कहाँ होती है? पौधों में सेल्यूलोज की भित्ति पाई जाती है। पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुर्दे या किडनी, गुर्दे को ही हम किडनी बोलते हैं, गुर्दे के निस्यंदन इकाई मतलब हमसे पूछा गया है कि किडनी की एक इकाई मतलब एक इकाई सेल को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या पित्त फाइबर। तो गुर्दे की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन हम बोलते हैं। तो गुर्दे की जो इकाई है जो कि सबसे ज्यादा काम करती है वो क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन से ही पूरे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो साफ होते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? ऑप्शन है स्टेरॉइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड। तो एंजाइम जो है हमारे स्टेरॉइड का काम करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एक नेचुरल स्टेरॉइड होते हैं जो हमारी बॉडी में, एंजाइम पूरी बॉडी को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे अंगों को भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। प्रोटीन क्या होता है? ये हमारे मसल्स डेवलपमेंट का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। और लिपिड या फैट क्या होते हैं? ये एक स्टोर हो जाता है ज्यादातर जाके। अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये भी फैट के रूप में स्टोर होता है, और लिपिड या फैट हम खाते हैं तो वो भी फैट के रूप में ही स्टोर होता है, जो मोटापा बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट का एक इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेल्टोनिज्म या प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है। वर्णांधता क्या है? मतलब कलर हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देते। वर्णांधता है उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता। तो डेल्टोनिज्म में रोगी कौन सा रंग जो है उसे दिखाई नहीं देता। वर्णांधता मतलब क्या होता है? इंसानों को प्रॉपर रंग दिखाई नहीं देते। तो डेल्टोनिज्म में क्या होता है? लाल रंग उसको दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर क्या होता है कि वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। क्या होता है? लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। तो क्या होता है? हरा रंग भी हरा दिखता है और लाल रंग भी हरा ही दिखाई देता है। वर्णांधता में कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो लाल रंग नहीं देख पाता, क्योंकि वो भी हरा ही दिखाई देता है। तो डेल्टोनिज्म जो है ना एक वर्णांधता का प्रकार है जिसमें लाल रंग दिखाई नहीं देता है। कुकुरमुत्ता एक है। कुकुरमुत्ता क्या है भाई? कुकुरमुत्ता जो हम देखते हैं